अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में शब-ए मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। भारतीय वजीर आजम की ज़हनी कैफियत को देखते हुए कौमी क़यादत को तैयार रहना होगा, वजीर खारजा। पाकिस्तान का भारत की जानिब से खला में तजर्बे पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान पर अमीरों का कब्जा है, करप्ट अफराद के खिलाफ एक्शन लेना मुल्की मुफाद में है, वजीर खजाना असद उमर। साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक की किताब मोदी वॉर डॉक्ट्राइन शाया कर दी गई। भारत की जानिब से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर शहरियों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की करारदाद मंजूर। टोरंटो में मौसम बहार की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। पैनामा पेपर्स लीक के 3 साल बाद 900 के करीब कैनेडियन से मुतालिक इंकशाफात। जस्टिन ट्रूडो ने जोडी विल्सन-रैबौल्ट और जैन फिलपोर्ट को लिबरल कॉकस से बाहर निकाल दिया। नोवा स्कोटिया शुमाली अमेरिका में आज़ा के अतिया के लिए मुतवक्किर रजामंदी का हामिल पहला सूबा बन गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, मुल्क भर में शब-ए मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर घरों और मसाजिद में खुसूसी महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शब-ए मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम और जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद, घरों, अहम इमारतों पर चरागा किया जा रहा है और महाफिल मेराज शरीफ का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें उलमा कराम और मुकर्ररीन वाक़या मेराज शरीफ पर तफसीली रोशनी डालेंगे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अकीदत और नात पेश करेंगे। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मुश्किल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। नामनासिब हालात के बाइस कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी की तहरीक जारी रखे हुए हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़हनी कैफियत को देखते हुए कौमी क़यादत को तैयार रहना होगा। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मुश्किल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। नामसाइद हालात के बाइस कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक जारी रखे हुए हैं। कश्मीरियों का नारा है, लेकर रहेंगे आज़ादी, तोड़ कर रहेंगे जंजीरें। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक को मुसलसल पामाल किया जा रहा है, लेकिन दुनिया सब कुछ जानते हुए भी खामोश है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तिफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। पुलवामा वाक़यात के बाद भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया और जब जारहियत के बादल मंडला रहे थे, हमने सिफारती सतह पर इस मामले को उठाया, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़हनी कैफियत को देखते हुए पाकिस्तानी क़यादत को तैयार रहना होगा।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादतों से राब्ते किए, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से फ़ोन पर मशावरत की। सियासी क़यादत का रवैया मनफी नहीं था, मगर हिचकिचाहट थी और मैं समझ सकता हूँ हिचकिचाहट क्यों थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मुश्किल हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नामसाइद हालात के बावजूद कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की तहरीक जारी रखे हुए हैं। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे हाल ही में भारत ने खला के ज़ेरी मदार में गर्दिश करने वाले एक सैटेलाइट को ज़मीनी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके बाद माहिरीन ने उस पर तनकीद की, जबकि दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी इस पर खदशात का इजहार किया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में भारत ने खला के ज़ेरी मदार में गर्दिश करने वाले एक सैटेलाइट को ज़मीनी मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया था, जिसके बाद माहिरीन ने उस पर तनकीद की है और अब अमरीकी खलाई इदारे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने उसे मदार में मौजूद बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से खला में किए जाने वाले तजुर्बे पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद से जारी होने वाले बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारत की जानिब से बैरूनी खला में सैयारचों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल के तजुर्बे के मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि माहिरीन ने भारतीय तजुर्बे से खला में बिखरे मलबे को शदीद खतरा करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत का खला में हथियारों का इस्तेमाल इंतहाई तशवीश का बाइस है और ये तजुर्बा तवील मियाद देर पर पुरअमन खलाई सरगर्मियों के लिए भी खतरा है। भारतीय तजुर्बे के फौजी पहलुओं को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय तजुर्बे से आलमी और इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती पर मनफी असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान का कहना था कि भारतीय तजुर्बे से बना मलबा बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के ऊपर पहुंच चुका है और इस मलबे का बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से तसादुम का खतरा है, जबकि मौसर कानून की अदम मौजूदगी में दीगर रियासतें भी ऐसी सलाहियत हासिल कर सकती हैं। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजीज का समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्तेमाल चाहता है और उसके लिए हम ख्याल ममालिक के साथ कानूनी सकम दूर करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दूसरी जानिब भारतीय तजुर्बे के 5 रोज बाद नासा के सरबराह जिम बर्टनिस्टन ने एक तकरीब से खिताब करते हुए इस तजुर्बे को हौलनाक वाक़या करार दिया है, जिसमें मिसाइल और सैटेलाइट के 400 टुकड़े वजूद में आए हैं, जो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन और उसके खला नूरदों के लिए एक मुसलसल खतरा बन चुके हैं। जिम बर्टनिस्टन ने कहा कि इस तजुर्बे के नतीजे में बनने वाले खलाई कोड़े के तमाम टुकड़ों पर नजर रखना मुमकिन नहीं और हम सिर्फ उन्हीं टुकड़ों की ट्रैकिंग कर रहे हैं जो 10 सेंटीमीटर या उससे बड़े हैं और हम उस पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगरचा मसनूई सैयारे को तबाह करने का ये तजुर्बा 300 किलोमीटर तक के निचले मदार में किया गया था, लेकिन कम से कम 24 टुकड़े अपने मदार से खिसक कर ऊपर चले गए हैं और अब वो ऐन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के मदार तक पहुंच चुके हैं। Absolutely true that intentionally creating orbital debris fields is not compatible with human spaceflight. Here's what we know about the most recent direct ascent anti-satellite test that was done by India. We know that we have identified 400 pieces of orbital debris from that one event. That's what's been identified. Now, all of that cannot be tracked. What we are tracking right now, objects big enough to track, we're talking about 10 centimeters or bigger, about 60 pieces have been tracked. In other words, they've got a tracking number and we're able to keep up with where they are. Of those 60, we know that 24 of them are going above the apogee of the International Space Station. That is a terrible, terrible thing to create an event that sends debris in an apogee that goes above the International Space Station. And that kind of activity is not compatible with the future of human spaceflight that we need to see have happen. We are charged with commercializing low Earth orbit. We are charged with enabling more activities in space than we've ever seen before for the purpose of benefiting the human condition, whether it's pharmaceuticals or printing human organs in 3D to save lives here on Earth, or
manufacturing capabilities in space that you're not able to do in a gravity well. Like, all of those are placed at risk when these kind of events happen. And when one country does it, then other countries feel like they have to do it as well. So, Patrick, I'm with you. I get it. I understand it. It's unacceptable. And NASA needs to be very clear about what its impact to us is. Now, we're learning more and more every hour that goes by about this orbital debris field that has been created from this anti-satellite test. Where we were last week with an assessment that comes from NASA experts as well as the Joint Space Operations Center, I guess it's the Combined Space Operations Center now, the CSPOC, was that the risk to the International Space Station was increased by 44%. The risk, and I'm talking about small debris impact to the International Space Station, the risk went up 44% over a period of 10 days. حال ہی میں بھارت نے خلا کے زیریں مدار میں گردش کرنے والے ایک سیٹلائٹ کو زمینی میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد ماہرین نے اس پر تنقید کی ہے، جبکہ ترجمان دفتر خارجہ نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ بشرا خان، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان پر امیروں کا قبضہ ہے، کرپٹ افراد کے خلاف ایکشن لینا ملکی مفاد میں ہے، امیر لوگ ہی پاکستانی معیشت کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان پر امیروں کا قبضہ ہے، کرپٹ افراد کے خلاف ایکشن لینا ملکی مفاد میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ امیر لوگ ہی پاکستانی معیشت کے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ میری پولیٹیکل پارٹی کے اوپوننٹ پارٹی کے حصہ ہیں، لیکن میں بہت بڑا ذاتی فین ہوں سرتاج عزیز صاحب کا۔ 2013 میں نے بڑی ایک ایٹ اے پرسنل لیول کیمپین چلائی تھی۔ صدر نئے منتخب ہونے تھے پاکستان کے۔ آئی تھاٹ نو بڈی کوڈ میک اے بیٹر پریزیڈنٹ دین سرتاج عزیز صاحب۔ سو گریٹ آنر ٹو بی ہیئر ود ہم جی۔ اینڈ اب میں بہت سارے لوگوں کو ناراض کرنے والا ہوں، لیکن وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں، تو 6-8 اور ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ دا مین ہو ان مائی بکس، اور میں بار بار یہ بولتا ہوں، میں وزیر اعظم کو 3-4 دفعہ بول چکا ہوں، the number one economist of Pakistan of his generation, Hafiz Pasha Sahab. It's a real honor to be here. ان کا کہنا تھا کہ سرتاج عزیز مخالف پارٹی کے ہیں، مگر ان کا مداح ہوں۔ معیشت کے فیصلے تھیوری کی بنیاد پر ہیں، تجربات کی بنیاد پر نہیں۔ پاکستان میں ریسرچ مقامی سطح پر نہیں کی جا رہی، معیشت کے لیے وقتی فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ غیر ضروری ود ہولڈنگ ٹیکسز کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ پراپرٹی کے کاروبار میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پراپرٹی کے کاروبار میں نہ پروفٹ کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی ٹرانزیکشنز کا۔ ایک سطح سے زیادہ آمدنی والوں کو اضافی ٹیکس دینا چاہیے۔ غیر معمولی منافع کمانے والی کمپنیوں پر مزید ٹیکسز لگنے چاہیے۔ آئی ٹی کی مدد سے انڈر انوائسنگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ ریسرچ سے مستفید ہوگی، اور اس ریسرچ کی بنیاد پہ ہوگی، نہ کہ یہ فیصلے جو ہیں اس بنیاد پہ کیے جائیں کہ اس وقت کے جو بھی وزیر اعظم ہیں یا وزیر خزانہ ہیں ان کی اپنی ذاتی خواہشات کیا ہیں۔ سو پرٹیکولرلی اپریشیٹو آف دا ورک دیٹ از ڈن۔ جو باتیں سفارشات اسپیسیفکلی آپ نے کی، دا اسٹیٹ کیپچر آف دا ایلیٹ، یہ تو میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کا پڑھا لکھا انسان جو ہے اس سے آرگیو کرے گا ہی نہیں۔ کسی نے بھی پاکستان کی اکانومی دیکھی بھی ہو، سینٹرل ایشو پاکستان کی اکانومی کا ایلیٹ کیپچر ہے۔ ڈاکٹر رشرت نے بہت عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی اسی چیز کے اوپر، لیکن یہ اکنامکس کی کتاب اور انالیسس سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل چوائسز ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ چین دبئی سے سستی اشیاء درآمد کو آئی ٹی کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے۔ زر مبادلہ ذخائر $1 ارب، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $2 ارب ماہانہ ہو۔ اس غیر معمولی صورتحال میں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کرپٹ لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ملکی مفاد میں ہے۔ میثاق معیشت کے سب سے اچھے پلیٹ فارم سینٹ اسمبلی کی کمیٹی ہیں۔ انہیریٹنس ٹیکس، میں ویلتھ ٹیکس کا بہت بڑا حامی ہوں۔ جو پاکستان کی اور دنیا کی اس وقت جو نئی معیشت ہے، اس نئی معیشت کے فنڈامنٹل جو بھی اس کے ڈرائیونگ فورسز ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر، صرف پاکستان کے اندر نہیں، دنیا کے اندر ایک بہت چھوٹا حصہ آبادی کا آلموسٹ تمام ویلتھ دنیا کی اون کرتا ہے۔
تو بالکل ضرور آپ نے ٹیکس دیا ہوگا, اپنی انکم کے اوپر بھی ٹیکس دیا ہوگا اور آپ نے کنزمپشن کے اوپر بھی ٹیکس دیا ہوگا, پر اس کے بعد اگر آپ کے پاس ریزیڈول ویلتھ ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہے تو میرے خیال میں آپ کو ایک آبلیگیشن ہے سوسائٹی کو کہ آپ اس کا بھی ایک حصہ ٹیکس کے اندر دیں. پاکستان کے اندر جو پرابلم اس وقت آیا ہوا ہے وہ ہے وہی کہ موویبل پراپرٹی اینڈ اموویبل پراپرٹی اونلی موویبل کین بی ٹیکس بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کے اندر جو سب سے بڑا چنک ہے وہ بینکنگ سسٹم کے ڈپازٹس ہیں ویئر اٹ از کاؤنٹر پروڈکٹیو. وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان پر امیروں کا قبضہ ہے, کرپٹ افراد کے خلاف ایکشن لینا ملکی مفاد میں ہے. پاکستانی معیشت کے فیصلے امیر لوگ ہی کرتے رہے ہیں. بشرا خان, ٹیک ٹی وی, پاکستان. پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو بتائیں پاک بھارت کشیدگی پر سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے مودی وار ڈاکٹرائن کے نام سے کتاب شائع کر دی. تقریب رونمائی میں شریک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسی کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. رحمان ملک نے کہا کہ نریندر مودی دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. پاک بھارت کشیدگی پر سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے مودی وار ڈاکٹرائن کے نام سے کتاب شائع کر دی. تقریب رونمائی میں شریک سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسی کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا. رحمان ملک نے کہا کہ نریندر مودی دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے. پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور بھارتی وزیر اعظم کی پاکستان دشمن پالیسیوں کو لے کر سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے کتاب لکھ دی. مودی وار ڈاکٹرائن کے نام سے شائع کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی. تقریب سے خطاب میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان کا کہنا تھا مودی کی پالیسی بر صغیر میں انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہی ہے. رحمان ملک صاحب کہنا چاہتے ہیں اور اس کتاب میں انہوں نے شواہد سے وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بر صغیر میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے انتہا پسندی کا, اور یہ انتہا پسندی ہے متشددانہ انتہا پسندی, وائلنٹ ایکسٹریمزم جسے کہتے ہیں. بنیاد پرستی کی ایک لہر اٹھ رہی ہے اور اس کے رہنما, اس کے سرخیل, اس کے پرچارک اس وقت نریندر مودی ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے اور یہ نریندر مودی اس کے فلسفہ حیات, اس کے نظریے کا پہرا دے رہے ہیں. سینیٹر رحمان ملک نے اپنی کتاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری کتاب حقائق پر مبنی ہے جس میں تمام حقائق کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی سازشوں کے باعث پاکستان دو لخت ہوا, جبکہ نریندر مودی نے دورے بنگلہ دیش کے دوران خود یہ بات تسلیم کی کہ مودی واحد وزیر اعظم ہے جو دہشت گرد تنظیم کا ممبر ہے. امریکہ میں بھی مودی کے داخلے پر پابندی عائد تھی. Google says top 10 wanted terrorists and you find Prime Minister Modi in that. It's not me who's saying, it's the record of the US State Department banning Prime Minister Modi to enter US as a terrorist. And perhaps he's the only head of state at the moment who is maintaining his membership with a terrorist organization. And still he's the Prime Minister. How and what kind of brutalities he did after he became the Chief Minister of Gujarat. سینیٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ مودی کے دور میں مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی حد کر دی گئی. مودی حکومت دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ چیک پوسٹوں کی موجودگی میں پلوامہ واقع کیسے ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی رہنما کا کہنا تھا کہ 7 لاکھ سے زائد فوج مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے سوال یا نشان ہے. بھارت میں دہشت گردی اور نہتے عوام پر مظالم میں RSS اور را ملوث ہے. پلوامہ واقع کی کوئی تحقیقات نہیں کروائی جا رہی. بھارت کو پاکستان مخالف سرگرمیاں بند کرنا ہوں گی. رحمان ملک نے اعلان کیا کتاب کی مد میں حاصل ہونے والی رقم پولیس شہداء کے ورثاء کو دی جائے گی. Indian leadership, whichever was in power, used Pakistan anti-mind syndrome during election or just prior to elections. And I've given the dates of the elections and the kind of situation they created. And without telling more details, I'll just come on to Pulwama. And just before Pulwama, there was a meeting of his 4 very, very confident ministers, and they decided that they will create a situation whereby they will have some big incident
which will create a stir in the world, and they did it in the form of Pulwama. And then they will do some kind of surgical strikes, and they did it. And then they decided to bring Pakistan in the limelight as a bad boy. पाक भारत कशीदगी पर वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने मोदी वॉर डॉक्ट्राइन के नाम से किताब शाया कर दी है। तकरीब रोनुमाई में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसी को इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि मोदी दहशतगर्दी की अलामत बन चुका है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। LOC पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार किया है, जबकि भारतीय फौज के इस इक़दाम को अमन दुश्मनी करार दिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। LOC पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार किया है, जबकि भारतीय फौज के इस इक़दाम को अमन दुश्मनी करार दिया है। इस हवाले से ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी मुख्तार अहमद का कहना था कि भारत और पाकिस्तान दोनों गरीब मुल्क हैं, दोनों को गुर्बत के खात्मे के लिए जंग करनी चाहिए। पाकिस्तान मुंतज़िर है कि भारत जंग के रास्ते को छोड़ दे। भारत अगर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान भी इस जानिब सोच सकता है। इस वक्त क्योंकि मैं समझता हूँ भारत और पाकिस्तान दोनों गरीब मुल्क हैं, उन्हें इस जानिब सोचना चाहिए कि उन्हें गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए, उन्हें जो है गुर्बत जो के ख़ात्मे के लिए जंग करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल से भारत इस मामले में संजीदा नहीं। पाकिस्तान एक हद तक एक वक्त तक इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त, यानी कि भारत को कोशिशें ये जारी हैं कि भारत को किसी तरीक़े से समझाया जाए कि वो जंग की तरफ ना जाए। लेकिन अगर उसने ये अपनी रवायत बरकरार रखी, कंट्रोल लाइन पर फायरिंगों का सिलसिला जारी रखा, अमन पसंद शहरी जो अतराफ़ के इलाक़ों में आबाद हैं उन पर गोलाबारी का सिलसिला बरकरार रखा, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी हुक्मरान भी इस जानिब तवज्जो देंगे। एक शहरी अली मोहम्मद का कहना था कि पुरअमन शहरी आबादियों को निशाना बनाना भारत का वतीरा रहा है। भारत की रेशा दवानियों ने बहुत से आम लोगों को शदीद मुतासिर किया है। भारत का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि भारत हमेशा मासूम शहरियों को निशाना बनाता है, और ख़ास तौर पे जो है वो औरतों को निशाना बनाना, बच्चों को निशाना बनाना, घरों को निशाना बनाना। इससे ये होता है कि लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं, लोगों की कीमती जो है वो जाने ज़ाया होती हैं, लोगों के घर जले जाते हैं, घर ज़ाया होते हैं, घरों को नुकसान होता है, और सबसे बढ़कर बात ये कि इंसानी हुकूक जो हैं वो पामार हो रहे हैं। लोग वहाँ पे रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो उनका ख्याल करना चाहिए। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद जाहिद का कहना था, जैसा कि हमारे वजीर आजम ने कहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो उसे खत्म करना हमारे हाथ में नहीं होगा। न्यूक्लियर जंग के नतीजे में नुकसान दोनों ममालिक का होगा। अगर ये जंग छिड़ गई, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जंग को शुरू करना तो हमारे हाथ में है, इसको ख़त्म करना जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। दोनों न्यूक्लियर ममालिक के नुकसान किसका होगा? दोनों ममालिक की आवाम का। यानी एक तजज़िये के मुताबिक कि कई साल तक, जैसे कि जापान में जो है एटम बम गिरा तो कई सालों तक जो है वहाँ पर घास तक नहीं होगी। कुछ बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की हिमायत से तुर्की की दहशतगर्दी के खिलाफ पेश की गई करारदाद मंजूर हो गई। पाकिस्तानी मंदूब मलिया लोधी का कहना है कि दीवारें खड़ी करने के बजाय अमन पसंदी के पुल तामीर करने चाहिए। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ तुर्की की करारदाद मंजूर कर ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद न्यूजीलैंड हमले और इस्लाम दुश्मन रवैयों के खिलाफ तुर्की ने पेश की, जबकि पाकिस्तान ने करारदाद का मतन और खदोखाल को वज़ा करने में कुलीदी किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि करारदाद इस्लाम दुश्मन रवैयों को मुस्तरद करती है। हमारे खित्ते में भी इंतहा पसंद इंतशार फैला रहे हैं। बढ़ते हुए इस्लाम दुश्मन रवैये आलम इस्लाम के लिए खतरा है। दीवारें खड़ी करने के बजाय अमन पसंदी के पुल बनाए जाएं। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम, मज़ाहिब और तहजीबों को करीब लाने की कोशिशों और हिमायत की। किसी को मजहब, नस्ल और रंग के लोगों को नफरत और इंतहा पसंदी का निशाना नहीं बनने दे सकते, और मगरिब में परवान चढ़ने वाली इंतहा पसंद नस्ल परस्त सोच आलमी भाईचारे की राह में रुकावट है।
Our thoughts and prayers are with the families of the victims and survivors of this cowardly terrorist attack. We also express our solidarity with the people and government of New Zealand and salute the Prime Minister of her country for her exemplary leadership in the face of this tragedy. As one of the co-sponsors of this resolution, we welcome Turkey's leadership and initiative, which is both apt and timely. Madam President, the Christchurch terrorist attack cannot be seen in isolation. It was only the latest manifestation of a growing phenomena, a phenomena rooted in hate, bigotry, racism, and the extremist ideology of racial and white supremacy. मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।